नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं कहानी मैडम डिकोस्टा का दूसरा भाग। लेखक हैं सआदत हसन मंटो जी और आवाज़ है निशान सक्सेना की। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। एक दिन जब मैडम डिकोस्टा मेरे बच्चों के जन्म का इंतज़ार करते करते थक हार चुकी थी, तब मैंने उसे बाहर फाटक के पास अपने दो बड़े लड़कों और एक लड़की और पड़ोस की दो औरतों के साथ बात करते हुए देखा। मैं ये सोचकर मन ही मन कुड़ी के मेरे बच्चे के लेट हो जाने की बातें वो सबसे बता रही है। चुनांचे जब वो उसने घर का रुख किया तो मैं खिड़की से परे हट गई, पर उसने मुझे देख लिया था। सीधी ऊपर चली आई। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर बालकनी में मूड़े पर बैठा दिया। मूड़े पर बैठते ही उसने अपनी बम्बई की हिंदुस्तानी और ग्रामर रहित अंग्रेजी में कहना शुरू किया। तुमने कुछ सुना? ममता गांधी ने क्या किया? साली कांग्रेस में एक नया कानून पास करना मांगती है। मेरा फ्रेडरिक खबर लाया है कि बॉम्बे में प्रोहिबिशन हो जाएगा। तुम समझता है प्रोहिबिशन क्या होता है? मैंने अनजानपन प्रकट किया, क्योंकि जितनी अंग्रेजी मुझे आती थी उसमें प्रोहिबिशन शब्द नहीं था। पर मैडम डिकोस्टा ने से कहा। प्रोहिबिशन शराब बंद करने को कहते हैं। अरे हम पूछता है कि इस कांग्रेस का हमने क्या बिगाड़ा है कि शराब बंद करके हमको तंग करना मांगती है? ये कैसी गवर्नमेंट है? हमको ऐसा बात एकदम अच्छा नहीं लगता। हमारा त्योहार कैसे चलेगा? हम क्या करेगा? विस्की हमारा त्योहारों में होना ही मांगता है। तुम समझती हो ना? क्रिसमस कैसे होगा? क्रिसमस लोगों को इस लॉ में नहीं मानेगा। कैसे मान सकता है? मेरे घर में 24 लाख ब्रांडी का जरूरत रहता है। ये लॉ पास हो गया तो कैसे काम चलेगा? ये सब कुछ गांधी कर रहा है। गांधी जो मोहम्मदन लोगों का एकदम बेरी है। साला हम तो पीता नहीं पर दूसरों को पीने से रोकता है। और तुम्हें मालूम है कि हम लोगों को, मेरा मतलब है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एनिमी है। इस वक्त ऐसा मालूम होता था कि इंग्लिस्तान का सारा टापू मैडम डिकोस्टा के अंदर समा गया है। वो गोवा की रहने वाली काले रंग की क्रिश्चियन औरत थी, मगर जब उसने ये बातें की तो मेरी कल्पना ने उस पर सफ़ेद चमड़ी मढ़ दी। क्षणों के लिए वो यूरोप से आई हुई ताज़ा ताज़ा और अंग्रेज औरत जैसी दिखाई दी, जिसे हिंदुस्तान और उसके गांधी से कोई वास्ता ना हो। समुंदर के पानी से नमक बनाने का आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। चरखा चलाना और खादी पहनना भी उसी के लोगों ने सिखाया। इसी किस्म की और भी बहुत सारी ऊट पटांग बातें वो कर चुका था। शायद इसलिए मैडम डिकोस्टा ने यह समझा था कि बम्बई में शराब सिर्फ इसलिए बंद की जा रही है कि अंग्रेज लोगों को तकलीफ हो। और कांग्रेस और महात्मा गांधी वो एक ही चीज़ समझती थी, यानी लंगोटी। महात्मा गांधी और उसकी 7 पीढ़ियों पर लानतें भेजकर मैडम डिकोस्टा असली बात की तरफ आईं। और हाँ, ये तुम्हारा बच्चा काई को नहीं पैदा होता। चलो मैं तुमको किसी डॉक्टर के पास लेके चलने को मांगता है। मैंने उस वक्त बात टाल दी, मगर मैडम डिकोस्टा ने घर जाते हुए मुझे फिर से देखा। देखो, तुमको कुछ ऐसा वैसा बात हो गया तो हमको ना बोलना। उसके दूसरे दिन की बात है। वो बैठे कुछ लिख रहे थे। वो यानी कि मेरे पतिदेव। मुझे ख्याल आया कि कई दिनों से मैंने मिसेस काज़मी को फ़ोन नहीं किया। उसके भी बच्चे की पैदाइश का बहुत ख्याल है, और इस वक्त फुर्सत है, और नज़ीर साहब का दफ्तर जो उनके घर के साथ ही मिला था बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि 6 बज चुके थे। उठकर टेलीफोन कर देना चाहिए। यूं सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने से डॉक्टर साहब और तजुर्बेकार औरतों की सलाह पर अमल भी हो जाएगा। तो ये था कि चलने फिरने से बच्चा आसानी से पैदा होता है। चुनांचे मैं अपने पैदा होने वाले बच्चे समेत उठी और धीरे धीरे चढ़ने लगी। पहली मंजिल पर पहुंची तो मुझे नर्स डिकोस्टा का बोर्ड नजर आया, और इससे पहले कि उसके फ्लैट के दरवाजे से गुजर कर दूसरी मंजिल के पहले जीने पर कदम रखूं, मैडम डिकोस्टा बाहर निकल गई और मुझे अपने घर ले गई। मेरा दम फूला हुआ था।
और पेट में ऐंठन सी पैदा हो गई थी। ऐसा महसूस होता था कि रबड़ की गेंद है जो कहीं अटक गई है। इससे बड़ी उलझन हो रही थी। मैंने एक बार भी इस तकलीफ का जिक्र अपनी सास से किया था तो उसने मुझे बताया कि बच्चे की टांग वांग इधर उधर फंस जाया करती है। चुनांचे ये टांग वांग ही हिलने से कहीं फंस गई थी, जिसकी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैंने मैडम डिकोस्टा से कहा, मुझे ज़रूरी टेलीफोन करना है, इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं बैठ सकती। बहुत से बहाने मैंने पेश किए, वो ना मानी और मेरा बाजू पकड़कर मुझे जबरदस्ती उस सोफे पर बैठा दिया जिस पर कपड़ा बहुत मैला पड़ा हुआ था। ये सोफे पर बैठाकर जल्दी जल्दी दूसरे कमरे से अपने दो छोटे छोटे लड़कों को बाहर निकाला। अपनी कुंवारी लड़की को भी, जो महात्मा गांधी की लंगोटी से कुछ ज़्यादा बड़ी निक्कर पहनती थी, उसे बाहर भेज दिया। मुझे खाली कमरे में ले गई और अंदर दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ एक अफ्रीकी जादूगर की तरह देखा, जिसने अलादीन का चाचा बनकर उसे गुफा में बंद कर दिया था। ये सब उसने इतनी फुर्ती से किया था कि मुझे एक बड़ी बेद बरी औरत दिखाई दी। सूजे हुए पैर की वजह से उसकी चाल में हल्का लंगड़ापन पैदा हो गया था, जो मुझे उस वक्त बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ घूरकर देखने के बाद उसने इधर दीवार की 3 खिड़कियां बंद की। हर खिड़की की चटनी चढ़ाकर उसने मेरी तरफ इस अंदाज में देखा कि जैसे उसे इस बात का डर हो कि मैं उठ भागूंगी। ईमान की बात कहूं तो उस वक्त मेरा जी यही चाहता था कि दरवाज़ा खोलकर भाग जाऊं। उसकी खामोशी और उसके खिड़की दरवाजे बंद करने से मैं बहुत परेशान हो गई थी। आखिर इसका क्या मतलब था? वो क्या चाहती थी? इतने ज़बरदस्त एकांत की क्या ज़रूरत थी? और फिर वो लाख पड़ोसन थी, उसके हम पर कई एहसान भी थे, लेकिन आखिर थी तो वो एक गैर औरत। और उसके बेटे, वो मुआ फौजी भी थे, लेकिन उनकी कलफ लगी पतलून वाला जो छोटी छोटी क्रिश्चियन लड़कियों से मीठी मीठी बातें करता था। अपने अपने होते हैं और पराए पराए। मैं कई इश्किया नावलियों में कुटनियों का हाल पढ़ चुकी थी। जिस अंदाज में वो इधर उधर चल फिर रही थी और दरवाजे बंद करके पर्दे खींच रही थी, मैंने उसका यही नतीजा निकाला था कि वो नर्स बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कुटनी है। खिड़कियां और दरवाजे बंद होने की वजह से कमरे में, जिसके अंदर लोहे के 4 पलंग पड़े थे, काफ़ी अंधेरा हो गया था, जिससे मुझे और भी घबराहट हुई और उसने फौरन ही बटन दबाकर रोशनी कर दी। समझ में नहीं आता था कि वो मेरे साथ क्या करेगी। बड़े भेद भरे तरीके से उसने अंगीठी पर से एक बोतल उठाई, जिसमें सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ था, और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, अपना ब्लाउज उतारो, हमको कुछ देखने को मांगता है। मैं घबरा गई। क्या देखना चाहती हो आप? ऊपर से सब कुछ साफ नजर आ रहा था, फिर ब्लाउज उतरवाने की क्या मतलब था, और उसे इसका क्या हक हासिल था कि वो दूसरी औरतों को यूं घर में बंद कर कर ब्लाउज उतारने पर मजबूर करें। मैंने साफ साफ कह दिया। मैडम डिकोस्टा, मैं ब्लाउज हरगिज नहीं उतारूंगी। मेरे लहजे में घबराहट के अलावा तेजी भी थी। मैडम डिकोस्टा का रंग पीला पड़ गया। तो फिर हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि तुम्हारा बच्चा कब होगा? इस बोतल में खोपरे का तेल है। ये हमको तुम्हारे पेट पर गिरा कर देखने को मांगता है। इससे हमको मालूम हो जाएगा कि बच्चा कब होगा और लड़की होगी या लड़का होगा। मेरी घबराहट दूर हो गई। मैडम डिकोस्टा, फिर मुझे मैडम डिकोस्टा नजर आने लगी। खोपरे का तेल बड़ी बेजरड़ चीज़ है। पेट पर अगर उसकी पूरी बोतल भी उड़ेल दी जाए तो क्या हर्ज था। और फिर तरकीब कितनी दिलचस्प थी। इसके अलावा अगर मैं ना मानती तो मैडम डिकोस्टा को कितनी निराशा होती। मैं वैसे भी किसी का दिल तोड़ना पसंद नहीं करती। चुनांचे मैं मान गई। ब्लाउज और कमीज उतारने में मुझे काफ़ी कोफ्त हुई और मैंने बर्दाश्त कर ली। गैर औरत की मौजूदगी में भी जब मैंने अपना फूला हुआ पेट देखा, जिसके निचले हिस्से पर तरह तरह के लाल निशान बने हुए थे, जैसे रेशमी कपड़े में चुन्नटें पड़ जाएं, तो मुझे एक अजीब किस्म की शर्म महसूस हुई। मैंने चाहा कि फौरन कपड़े पहन लूं और वहां से चल दूं, लेकिन मैडम डिकोस्टा का हाथ, जिसमें खोपरे के तेल की बोतल थी, वो उठ चुका था। मेरे पेट पर ठंडे ठंडे तेल की एक लकीर दौड़ गई। मैडम डिकोस्टा खुश हो गई।
मैंने जब कपड़े पहन लिए तो उसने संतोष भरे लहजे में बोला, आज क्या डेट है? 11। बस 15 को तुम्हारा बच्चा हो जाएगा और लड़का ही होगा। बच्चा 25 तारीख को हुआ, लेकिन था लड़का। अब जब कभी वो मेरे पेट पर अपने नन्हे नन्हे हाथ रखता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मैडम डिकोस्टा ने खोपरे के तेल की सारी बोतल उड़ेल दी है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ मैडम डिकोस्टा का दूसरा भाग। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद हुई होगी। जो लोग पहली बार इस कहानी को सुन रहे हैं वो पहले इसका पहला भाग भी सुन सकते हैं। अगर आप इसके दोनों भाग सुनेंगे तो आपको ये कहानी पूरी ज़्यादा आनंददायक लगेगी। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।